पहली नजर में आप किस तरीके से देखते हैं और कितना खतरनाक मानते हैं एक नॉर्मल टेरर मॉड्यूल से? राव साहब। नमस्कार। को पैनलिस्ट को, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये जो लेटेस्ट अभी इस केस से जानकारी मालूम हुई है कि जो डॉक्टर्स जिनका प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन समझा जाता रहा है जी। और अभी भी समझा जाता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन जो ये डॉक्टर्स हैं जो कि जेईएम जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए, टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, इनको देखकर और इनकी बातों से और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो जो खुलासे हो रहे हैं उनको देखकर वास्तव में ही ऐसा लगता है कि अभी जो टेररिज्म का जो रूप और स्वरूप सारा का सारा बदलता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, जिनके बारे में समाज में इज्जत है, उनके लोग, जिन पे कोई डाउट नहीं कर सकते, कोई डाउट नहीं कर सकता। ये डॉक्टर्स जो जान देने वाले, जो लाइफ गिवर्स हैं, वो किसी का जान लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ये सीरियस बात मैं समझता हूँ। और इसके जो अभी केस के जितने भी फैक्ट सामने आ रहे हैं, इंटरोगेशन डेली कोई न कोई नई चीज सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये तो धन्यवाद है JNK पुलिस का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिन्होंने हरियाणा में आकर इतना बड़ा एक्सप्लोसिव को रिकवर किया। वरना ये रिकवरी अगर नहीं होती और ये बम के शक्ल में होती तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले 2 महीने में हम बहुत कुछ तबाही की कगार पर होते। लेकिन ये एक अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पर दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, ये थोड़ा सा चिंता की विषय है कि किस प्रकार से ये खबर नहीं मिल पाई दिल्ली में। और इस टेरर मॉड्यूल का जो एक्सपोजर हुआ है, ये वास्तव में चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को, सभी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जो टेररिज्म को रोकने में लगी हुई हैं, उनको इससे और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के साथ साथ आगे इसको कार्रवाई करने में उनको मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर रमेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात कश्मीर को लेकर करें तो कश्मीर में आतंकवाद का चेहरा हमेशा बदलता रहा है और अब जिस तरीके से एक नया ये बदलता चेहरा सामने आया है, इस बदलते चेहरे को किस तरीके से आप देखते हैं रमेश जी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, और सब व्यूअर्स को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूं। देखिए, कश्मीर का टेररिज्म जो है, हम इसको टेररिज्म ना कहें बल्कि एक जिहाद कहें। और ये जिहाद की कहानी 1990 में जब एक मिलिटराइज्ड टेररिज्म सामने आया, बंदूक आए, AK-47 आए, और जब हम आज अल फला की बात करते हैं तो मुझे एक चेहरा याद आ रहा है जिनका नाम था डॉक्टर अब्दुल अहद गुरू, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे स्किम्स में, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बहुत प्रख्यात कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। और पहली बार उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया। यूं कहिए वो फाउंडर थे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। वो एक आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फेस ऑफ सेपरेटिज्म ऑफ कश्मीर के तौर पे उभर आए और 1953 में उनकी हत्या कर दी। वो JKLF से थे और ऐसा सुनने में आया है कि वो पता नहीं अभी तक कि हिज़्ब वालों ने उनकी हत्या कर दी। तो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म, ये कश्मीर में नया नहीं है, और ये जो है, देयर इज एन अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी इन दिस। सबसे पहले जो अल फला यूनिवर्सिटी को हम अल फला यूनिवर्सिटी ना कहें बल्कि ये एक मदरसा है, और अगर हम मदरसे को यूनिवर्सिटी की नाम दे दें तो मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है। इसको हम अल फला मदरसा ही कहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे ये बता दीजिए, जो भी फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स है वो सब वहाँ पर हुआ। जो डॉक्टर वहाँ पर 5-6 पहले पकड़े गए, उनमें से 2 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ JNK ने बर्खास्त किया था, और वो जो नबी थे उनको भी वो वो अनंतनाग गवर्नमेंट हॉस्पिटल अनंतनाग में काम करते थे, जहां पर उनको डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटीज के लिए वहां पर उनको बर्खास्त किया था, और अल फला यूनिवर्सिटी ने उनको वहां पर नौकरी दे दी। और दूसरे जो थे उनको टेरर लिंक्स के बाद ज़ाबिता वहां पर डिसमिस कर दिया था अल फला यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये आपने बात कही राणा साहब, ये एक बड़ा सवाल जाहिर तौर में अपने आप में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर, जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गिरफ्तार 6 आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की NIA रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा। व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और जासिर रिमांड पर भेजे गए हैं। आमिर, राशिद, डॉक्टर आदिल और मुफीद इरफान को भी रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं,
इस बीच बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से इन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। इसी के साथ मैं सुधाकर जी का रुख करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, क्या ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पारंपरिक आतंकवाद से बड़ा खतरा है? क्योंकि ये जो लोग हैं और जिस तरीके से प्रतिष्ठित लोग ये होते हैं, चाहे हम डॉक्टर को लेकर बात करें, जर्नलिस्ट को लेकर बात करें, या किसी इंजीनियर को लेकर बात करें, साइंटिस्ट को लेकर बात करें, जब ऐसी प्रवृत्ति के लोग या ऐसे समाज से आने वाले लोग हमारे बीच जब आते हैं तो हम अपने आप को भी प्रतिष्ठित महसूस करते हैं कि हमारा दोस्त या हमारा जानने वाला या हमारा पड़ोसी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, और इनकी ऐसी सोच। बिल्कुल अभिषेक, जय हिंद और आपको नमस्कार। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं कहूँगा यस, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस, बहुत बड़ा खतरा है जी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2025 को मैं कहीं न्यूज़ या कुछ आर्टिकल एक पढ़ रहा था, इसी साल एक और मॉड्यूल बस्ट हुआ है जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स पकड़े गए हैं जी। मात्रा में 15-16 करीब। और उससे पहले पुणे के आसपास कोई जो अलकायदा मॉड्यूल पकड़ा गया था, बस्ट हुआ था, उनके साथ जुड़ा हुआ एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर और सिविल इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह ये 3 जगह जो है सामने आए हैं, लेकिन बहुत सारे जगह जहाँ पे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि एक नया न्यू नॉर्मल है 21st सेंचुरी में। और मैं डॉक्टर रमेश रैना साहब की जो वार्तालाप है, जो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही चीज़ कहा, ये टेररिज्म की जगह जिहाद कहना चाहिए, लेकिन नोमेनक्लेचर में ज़्यादा ना घुस के मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि समाज के अंदर ये जो इकोसिस्टम है, नंबर 1 और नंबर 2, इनकी जो टैक्टिस, और नंबर 3 स्ट्रेटजी। क्योंकि पुरानी एक कहावत है, टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटजी इज डिफीट बिफोर नॉइज बिफोर द डिफीट, एक पुरानी एक कहावत है। तो इसीलिए ये जो भी कुछ टेररिज्म कहे या जिहाद कहे या और कोई नाम से पुकारे, आप वाइट कॉलर बोलिए या और कुछ, ये सारे मीन्स टू द एंड स्टेट है। एंड स्टेट है क्या? व्हाट इज द एंड स्टेट? हमें चर्चा करना चाहिए एंड स्टेट, किस एंड स्टेट की तरह ये ले जा रहे हैं या लेना चाहते हैं। क्या वो हिंदुस्तान को बिल्कुल एकदम रिलीजियस जो बाइंडिंग और नॉर्म्स है उसके बरखिलाफ कोई और दिशा में ले जाना चाहते हैं, या इसको तोड़ना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े, देयर आफ्टर फोर्स कन्वर्जन करना चाहते हैं? इरादा क्या है? इरादा वही है मेरे मन में जो आ रहा है कि 2014 को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, 1997 से 99 ओसामा बिन लादेन 3 बार से ज़्यादा उसने इतला दिया था कि ये जो जिहाद है वो पूरा हिंदुस्तान के देश जो है इट विल कट अक्रॉस। और 2014 को मैं स्किप कर रहा हूँ, 2011 का तो उनका न्यूट्रलाइज हो गए थे वो। 2014 को डैश लिवेंट उन्होंने प्रोक्लेम किए थे कि पूरा विश्व में जो आईसिस आयल है, ये पूरा कंप्लीट जिहाद, ग्लोबल जिहाद, वो कैलिफेट को एस्टेब्लिश करेंगे। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि पूरा विश्व में सिर्फ एक ही गुरु होगा, एक ही भगवान होंगे, वो है अल्लाह। और उनका जो रिट है पूरा एकदम प्लानेट के सरफेस के चारों तरफ ये पूरा उसकी अप्लाई किया जाएगा। 2014 से लेके 2019 तक मैं छोटा छोटा माइलस्टोन को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मोटा चीज़ कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन हिंदुस्तान के जो उनका इरादा था कैलिफेट बनाने का, ये नहीं बना पाए, एक कंटिन्यूअस कैलिफेट ज्वाइन करते हुए। इन द मीन टाइम मैं ये कह देना चाहता हूँ, 2017 को वेस्टर्न अलायंसेस ये छाती पीट पीट के उन्होंने क्लेम करते रहे कि आईसिस का बैकबोन को उन्होंने तोड़ डाला है, लेकिन आईसिस बैकबोन तो तोड़ नहीं पाए, उनको छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स में ब्रेकआउट कर दिया। एक चला गया सेंट्रल ऑब्लिक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, एक लेवेंटे एरिया जो मेडिटेरियन की कोस्ट के साथ साथ सीरिया और नॉर्थ इराक प्लस टर्की के कुछ हिस्से हैं, और एक आ गया ये जो आईसिस खोरासन है। ये तीनों ग्रुप में से अभी आज के दिन में अगर आप देखेंगे
तो ये आईसिस में से सबसे ज्यादा भयानक ग्रुप है सहेल रीजन, जो अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका को कट अक्रॉस करके एरिट्रिया, पश्चिम कोस्ट लाइन से लेके एरिट्रिया की तरफ जाता है। कॉरिडोर है जिसमें 10 देश इसमें काफी इन्वॉल्व है। उसके बाद आता है आइसिस खोरासन। आइसिस खोरासन का कैलिफेट इमेजिनरी लाइन अगर ज्वाइन करेंगे, नॉन कंटिन्यूअस, छोटे छोटे टुकड़े बीच बीच पे आते हैं सीधा न्यूजीलैंड तक। ये इंक्लूड है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को कट अक्रॉस करके श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब जोड़ के साउथ ईस्ट एशिया और सीधा जाता है ऑस्ट्रेलिया और उसकी ईस्ट कोस्ट की तरफ। तो उसका उन्होंने देखा कि कोई सक्सेस मिल नहीं रहा है एक्सेप्ट फॉर 2019 ईस्टर बॉम्बिंग और बांग्लादेश में उसी के आसपास ऊपर नीचे 2016 को हुआ था वो कैफे में। तो इसके अलावा उन्होंने देखा कि उसको सक्सेस हासिल करने के लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो कोलैबोरेशन के लिए वो 2019 5 अगस्त को आईएसआई उनको हाथ मिलाया, और जब वो आर्टिकल 370 किया गया बिल्कुल। और सुधाकर जी, जिस तरीके से आपने